हेलो नमस्कार। मैं नील चक्रवाल। कक्षा 12 के सिलेबस में हम डे 51 में हैं। चैप्टर संख्या 5 राजस्थान बोर्ड का चैप्टर संख्या 5 चल रहा है और नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी का एक सिंपल डेफिनेशन है, एक पार्ट है छोटा सा कंडक्टिविटी से रिलेटेड कि रेजिस्टिविटी से संबंधित हमने बात करी थी। टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर की प्रतिरोधकता का जो मान है वो ताप पर कैसे निर्भर करता है, ताप बढ़ाने पर और कम करने पर। ये हम पहले बात कर चुके हैं। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है और ताप कम होने पर प्रतिरोधकता कम होती है। दूसरी बात, प्रतिरोधकता चालकता के व्युत्क्रम होती है। इसका मतलब प्रतिरोधकता कम होगी तो चालकता बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हम क्या चाहते हैं कि जो चालक पदार्थ हैं उनके अंदर चालकता क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, अवरोध कम से कम, यानी प्रतिरोधकता कम से कम होनी चाहिए और चालकता ज्यादा होनी चाहिए, जिससे करंट उनमें ज्यादा प्रवाहित हो सकता है। इसीलिए टेम्परेचर को कम करके, जितना कम हो सकता है उतना कम करके उसकी चालकता में वृद्धि की जाती है। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें तापमान को कम करके और चालकता में वृद्धि की जाती है, या ये कहते हैं तापमान को कम करके प्रतिरोधकता में भी कमी की जाती है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो किसी विशेष तापमान पर उनकी प्रतिरोधकता लगभग शून्य हो जाती है। इस समय शून्य हो जाती है तो चालकता अनंत हो जाती है। अनंत का मतलब बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि चालकता जो होती है वो प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम होती है। एक बात तो ये काम आएगी, चालकता व्युत्क्रमानुपाती होती है प्रतिरोधकता यानी सिग्मा जो है वो इक्वल टू 1/ρ, ये हम डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं। तो जब प्रतिरोधकता का मान शून्य हो जाता है, जिन पदार्थों की भी प्रतिरोधकता का मान शून्य हो जाता है, उस समय उन पदार्थों की चालकता बहुत अधिक हो जाती है या अनंत हो जाती है। ऐसे पदार्थों को अतिचालकता कहते हैं और इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं और इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है, और सुपर कंडक्टिव मटेरियल्स। तो अतिचालकता जो है उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ रो की वैल्यू क्या होना, 0 होना। ठीक है, जिन पदार्थों के लिए ये कंडीशन आ जाती है, सभी पदार्थों में ये लागू नहीं होती है बात। जिन पदार्थों में ऐसा पॉसिबल हो सकता है उन पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं और इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। तो ये अतिचालकता तो क्या हो गया, गुण हो गया। दूसरी बात, इसके अंदर छोटी छोटी सिंपल बातें हैं, 2-3 वो 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। और ऐसे जो पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ वो क्या कहलाते हैं, अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब देखो, ताप कम करते करते रो की वैल्यू 0 प्राप्त करनी है। इसका मतलब ताप भी तो कुछ ना कुछ नहीं, कम करते निश्चित ताप पर पहुंचेंगे। जिस ताप पर रो 0 हो जाएगा, ठीक है, उस ताप पर पदार्थ अतिचालक पदार्थ बन जाएगा, अतिचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। ऐसे ताप को, जिस ताप पर किसी चालक की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, ऐसे ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। तो इसके अंदर एक बात और आ गई है, इसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख लें, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं इसे, क्रांतिक ताप। जिस पर क्या होता है, जिस पर वह ताप, जिस पर क्या हो जाए, रो की वैल्यू 0 हो जाए, प्रतिरोधकता का मान 0 हो जाए, उसे कहते हैं क्रांतिक ताप। यानी ये भी कह सकते हैं जिस पर पदार्थ जो है वो किसकी तरह व्यवहार करने लग जाए, अतिचालक पदार्थ की तरह, सुपर कंडक्टिव पदार्थ की तरह व्यवहार करने लग जाए। उसे कहेंगे क्रांतिकता। अब इसके अंदर एक बात हो रही है, ऐसे पदार्थों में क्या विशेषता होती है। ऐसे पदार्थों में कोई भी पदार्थ मटेरियल है तो ऐसे पदार्थों के अंदर B की वैल्यू 0 हो जाती है। B हम आगे पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को B से लिखते हैं, अगले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, चैप्टर 6-7 में पढ़ेंगे सॉरी। तो वहां B की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, B की वैल्यू 0।
चुंबकीय यानी ऐसे पदार्थों के अंदर इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। यानी जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, तब बात करेंगे उसमें। तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वो उसके अंदर से नहीं गुजरती हैं, उसके बाहर रहती है, यानी उसके अंदर बी का मान 0 होता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मीसनर प्रभाव क्या है, मीसनर इफेक्ट। मीसनर साइंटिस्ट नाम, उसी के नाम पे मीसनर, मेसनर लिख देते हैं हिंदी में से, मेसनर प्रभाव या मीसनर प्रभाव भी लिख देते हैं। तो मेसनर प्रभाव क्या है, क्या है, कौन ये, अब ये स्थिति किस में आई है, कब आई है, ये आई है कौन सी स्थिति में, अतिचालकता की स्थिति में, अतिचालकता की स्थिति में। तो देखो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसके अंदर 5-6 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। देख सबसे पहले देखिए तो अतिचालकता क्या है। तो अतिचालकता क्या है कि चालकों में प्रतिरोधकता का मान ताप पर निर्भर करता है। जैसे ताप बढ़ाते हैं प्रतिरोधकता बढ़ती है और ताप कम करने पर प्रतिरोधकता कम होती है। एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता का मान 0 हो जाता है जिन पदार्थों के लिए, उन्हें अतिचालक पदार्थ कहते हैं और ऐसे गुण को अतिचालकता कहते हैं। दूसरी बात, अतिचालक पदार्थ पूछ लें तो वो पदार्थ अतिचालक पदार्थ कहलाएंगे, ठीक है, जिनके लिए निश्चित ताप पर का मान 0 हो जाएगा। एक पूछ जाए क्रांतिक ताप, तो वह ताप जिसमें क्या हो जाए, प्रतिरोधकता का मान, चालकों में प्रतिरोधकता का मान 0 हो जाए। दूसरा सिंपल ये भी कह सकते हैं पदार्थ की अतिचालकता के गुण की स्थिति में ताप क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। यानी अतिचालकता का मतलब आ गया इसके अंदर कि ρ 0 है। फिर नेक्स्ट बात आ जाती है मीसनर प्रभाव। तो ये भी कौन सी स्थिति में, अतिचालकता की स्थिति में। तो अतिचालकता की स्थिति में चालकों के अंदर भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है और इस प्रभाव को कहते हैं मीसनर प्रभाव या मेसनर प्रभाव कहते हैं। अब देखो पारे के लिए, ये आपके सिलेबस में दे रखी है बात, पारे के लिए पूछ लेते हैं कि इसके अतिचालकता की स्थिति में या इसके क्रांतिक ताप का मान लिखिए। तो क्रांतिक ताप कब होगा, अतिचालकता में ही होगा। तो पारे के लिए जो क्रांतिक ताप है उसका मान होता है 4.2 केल्विन। तो हमने शॉर्ट में बात कर लिया। आप इसको लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पूरा खुद अपनी लैंग्वेज में लिख लें, इससे ज्यादा बेटर रहेगा, समझ में भी आ जाएगा। और ये जो वैल्यूज है इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा समझ लें तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका आंसर हमें किस प्रकार से देना है। अब नेक्स्ट बात आती है प्रतिरोध से संबंधित, ज्यादा महत्वपूर्ण ये सामान्य बातें हैं वो हम फिर करेंगे, कक्षा 10 में आ जाती है। वैसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, उनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। वही यहाँ पर भी वही है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, सिलेबस में है, इसलिए हम उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, वही 2 तरह के संयोजन है सभी में। यहां पर भी 2 तरह के संयोजन है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। संधारित्र जब हमने पढ़ा था तब हमने इसके बारे में बहुत ही डिटेल से बात की थी, संधारित्र के बारे में, कि कब आवेश का मान समान रहेगा, कब उसमें विभव का मान, Q = C में 3 वैल्यूज है, यहाँ भी 3 वैल्यूज है। यहाँ प्रतिरोध किससे संबंधित है, प्रतिरोध संधारित्र में तो आता नहीं है वहां, इसलिए यहाँ क्या लिखते हैं, प्रतिरोध ओम के नियम से संबंधित है। तो इसमें कौन से नियम की पालना होगी, ओम के नियम की पालना होगी, इसलिए क्या यूज करेंगे, एक ही बात यूज करनी है, V = IR। अब हमें प्रतिरोधों को 2, 3, 4, 5 उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो रिजल्ट क्या रहेंगे, समांतर में जोड़ दें तो रिजल्ट क्या रहेंगे। डेरिवेशन कभी 12th में नहीं पूछा जाता, इस लेवल का नहीं है ये तो, लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल इससे संबंधित उनमें से कभी कभार कोई बात पूछी जाती है तो इसके रिजल्ट्स काम आएंगे हमारे। फिर भी हम इसको डिराइव कर लेते हैं। नंबर 1 बात लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन।
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब इसमें जैसे 3 प्रतिरोध मान लेते हैं कि वो कौन से क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है R1, R2 और R3 हम मान लेते हैं। यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दी गई है परिपथ बनाने के लिए, जिसका जो वोल्टेज है वो V है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I हो रही है। ये ऑन ऑफ करने के लिए की है। इसका जो प्रतिरोध है वो R1 है, यहाँ प्रतिरोध R2 है और यहाँ प्रतिरोध R3 है। अब देखो एक बात अपनी जो कैपेसिटर में डिस्कस की थी वो क्या थी कि कब तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी और कब वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेगी। अगर ये उस समय में हमने चर्चा की थी कि अगर ये बात हमें पता चल जाती है, ध्यान रह जाती है कि वोल्टेज किन स्थितियों में कैसे मापा जाता है, कैसे मेजरमेंट करते हैं उसका, और कब वो सेम रहता है किन स्थितियों में और किन स्थितियों में वो अलग अलग होता है, तो फिर हमें कोई दिक्कत किसी तरह की इसके अंदर सोल्व करने में नहीं आएगी। सब में वही बात है। कैपेसिटर हम सोल्व कर चुके हैं, रेजिस्टर हम सोल्व कर रहे हैं, फिर थर्ड आएगा इसके अंदर सेल। इसी के आगे का टॉपिक है और लास्ट टॉपिक चैप्टर का वही है सेल। 1-2 क्लासें और होंगी, शायद 2 क्लासें होंगी, उनके अंदर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सेल में भी हम फिर ये पढ़ेंगे सेल का संयोजन, वही श्रेणी क्रम समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में तो उसके रिजल्ट कैसे आते हैं, समांतर क्रम में तो उसके रिजल्ट कैसे आते हैं, इस तरह से हम उसके अंदर पढ़ेंगे। तो अब देखो यहाँ एक बात, सारी बातें रिवाइज कर लेते हैं दोबारा कि वोल्टेज जो मेजरमेंट किया जाता है वो हमेशा कॉर्नर्स पे किया जाता है। जिस भी हम जगह वोल्टेज देखना है उसके दोनों पॉइंट पे, पॉजिटिव नेगेटिव पर जो हम मल्टीमीटर यूज करें या वोल्टमीटर यूज करें, जिस भी युक्ति से हम ज्ञात करें, तो उसके 2 टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो वहां टच कराओ तो उसके अंदर बता देता है कितना वोल्टेज है। तो या इसका मतलब हमें वोल्टेज जो है वो हमेशा सिरों पर मापा जाता है। तो इसके सिरे इसका वोल्टेज मापेंगे तो इन सिरों पर मापेंगे, अलग जगह पर है, इनके सिरे अलग जगह पर है, इनके सिरे अलग जगह पर है, अलग अलग जगह पर है, तो वैल्यू भी इनकी अलग अलग हो सकती है। करंट जो है वो इसमें से प्रवाहित होगा तो सभी में क्या रहेगा, समान रहेगा। तो करंट तो सभी में क्या रहेगा, I ही रहेगा। ब्रांचेस में जब डिवाइड होगा तो करंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ अब इसमें देखें तो इसका जो वोल्टेज है इसके कॉर्नर्स पे V1 है, इसके कॉर्नर्स पे मान ले वो V2 है और इसके कॉर्नर्स पे मान ले वो V3 है। आपको शॉर्ट में अगर मान लो जैसे डेरिवेशन करते हैं तो मैंने काफी 5 चैप्टर हो गए, अब तो 50 क्लास 51 क्लास पे पहुंच गए हैं, तो ज्यादा हमें बेवजह की बातें नहीं लिखनी है। जो चीज आप लेकर चल रहे हो वो अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप उसे डिस्क्राइब कर दो, बेवजह कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ लिखना है तो यहाँ हमारे पास क्या है, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिन्हें V विभांतर की बैटरी से संयोजित किया गया है। इनमें धारा I प्रवाहित होगी, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है तथा विभव सभी के सिरों पर अलग अलग हैं, जो क्रमशः V1, V2 और V3 है। इस तरह से बस इतनी बात बताते हैं। तो अब जोड़ेंगे कि कुल विभव क्या होगा, जितना वो बैटरी का वोल्टेज है वही जाएगा, वही सप्लाई होगा सभी के अंदर, यानी टोटल तो बदलेगा नहीं, वही वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा जितने पार्ट है उतने पार्ट में। तो इसी का ही पार्ट V1 है, इसी का ही पार्ट V2 और इसी का ही पार्ट V3 है। इसका मतलब इन तीनों का जो सम है वो इस V के इक्वल होगा। तो क्या होगा, कुल विभवांतर अगर बात करें, कुल विभवांतर V is equal to V1 plus V2 plus V3, समीकरण नंबर 1। अब आप देखो वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ, तो वोल्टेज किससे संबंधित है, प्रतिरोध आ रहा है, किससे संबंधित है, ओम के नियम से। तो ओम का नियम इसमें अप्लाई कर दो, ओम के नियम से। V is equal to क्या होगा, IR, V1 is equal to IR1, I तो सब में कॉमन चलेगा, V2 is equal to IR2 और V3 is equal to IR3। सारे मान समीकरण 1 में रखते हैं तो ये आ जाएगा IR is equal to IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तीनों में से कॉमन ले लें, IR is equal to I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया, तो R is equal to आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या हुआ, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो परिणामी प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जब क्वेश्चन हम करेंगे तो हम देखेंगे
की वैल्यू जो है वो किस प्रकार से दी जाती है। जैसे कैपेसिटर में कहते वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, सी की जगह आर आ जाएगा, सिंबल ऐसे इसका यूज करते हैं प्रतिरोध का, तो ऐसा सिंबल दे दिया जाएगा, वहां वैल्यू ओम में दे दी जाएगी। बाकी जैसे सेम क्वेश्चन हम कैपेसिटर में किए थे एज इट इज वैसे के वैसे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन यहाँ बढ़ेंगे। तो वो अगर हमें पता है तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से सोल्व कर लेंगे। बस इतना है, वहां के जो रिजल्ट हैं वो यहाँ के रिजल्ट की कंपेरिजन में अपोजिट है। जब हमने वहां सोल्व किए थे तो वहां हमारे पास ये ऐसे जो रिजल्ट है, कैपेसिटर तो सी से यूज किया था उसने, तो वो ऐसे जो रिजल्ट है वो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के आए थे, यानी समांतर क्रम संयोजन के आए थे, C = C1 + C2 + C3। और सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आए थे वो आए थे 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इसलिए रिजल्ट अगर आपको एक ध्यान है, प्रतिरोध का ध्यान है, जब कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस की बात आती है तो फिर आप थोड़ा सा ये पता रखिए, कंफ्यूज ना हो कि कहीं अगर अपोजिट लगा दिए रिलेशन तो भी क्या होगा, न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिए कि कैपेसिटर में रिजल्ट अलग है, और थोड़ा सा कंपैरिजन करके ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से पता रहेगा। दूसरी बात अब इसके अंदर लेते हैं, नंबर 2, वो है कौन सा, समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, इस प्रकार से जोड़ते हैं कि जितने प्रतिरोध 2, 3, 4, 5 जितने भी लगे हैं सभी के एक तरफ के कॉर्नर्स इस तरह एक पॉइंट पे आ जाए, दूसरी तरफ एक पॉइंट पे आ जाए। इसमें क्या होगा, इसमें चेन की तरह, कड़ी की तरह आगे से आगे जोड़े रहते हैं, ठीक है। तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में एक तरफ के सारे पॉइंट एक पर होंगे, दूसरी तरफ के सारे पॉइंट एक पर होंगे। जब सारे पॉइंट एक पर आ गए तो हमें पता है कि कॉर्नर्स में वापस जाते तो सभी कॉर्नर्स अटैच है, इसलिए किसी का भी वोल्टेज लो वही मेजर करना पड़ेगा, इसलिए वोल्टेज सेम रहेगा। और करंट क्या होगा, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, तो करंट जो है वो सभी में अलग अलग हो जाएगा, I1, I2, I3, और जो वोल्टेज है वो सभी का सेम रहेगा। रेजिस्टेंस तो हमारा अलग लेके चल रहे हैं कि सबकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए R1, R2 और R3। तो सेम यहाँ पर भी उसी तरह से एज्यूम कर लेते हैं कि 3 रेजिस्टेंस जो है वो R1, R2 और R3 है, और फिर उनको सोल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ यहाँ तो विभाजन सभी के लिए भी रहेगा। प्रतिरोध मान लेते हैं यहाँ R1 है, R2 है और ये R3 है। यहाँ V वोल्ट है, विभाजन जोड़ा गया है, और करंट जो है वो I प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ से I, देखो I यहाँ तक तो I आया, लेकिन यहाँ ब्रांचेस हो गई 3, तो तीनों ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी, इधर जाएगा I1, इधर I2 और इधर I3। एज्यूम कर लेते हैं I1 है, यहाँ से I2 है और यहाँ से I3 है। तो तीनों में हमें इसका वोल्टेज देखेंगे तो इसके कॉर्नर्स ये हैं, इसका वोल्टेज देखेंगे तो इसके कॉर्नर्स ये हैं, यहाँ देखेंगे तो इसके कॉर्नर, और तीनों कॉर्नर्स कहाँ जुड़ गए, एक तरफ एक पॉइंट पर और इधर वाले भी एक पॉइंट पर कनेक्ट है। इसलिए सबके लिए जो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, एक समान रहेगी। तो इसमें भी अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो फिर वही बात करने में कि 3 प्रतिरोध जो है वो R1, R2 और R3 जो है वो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इन V विभवांतर की बैटरी से संयोजित किया गया है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, और तीनों के सिरे एक बिंदु पर होने के कारण सभी का विभव एक समान होगा, और धाराएं सब में I1, I2, I3 क्या होगी, अलग अलग होगी। तो जो वैल्यू अलग अलग है हम टोटल भी क्या करेंगे, उसी का करेंगे कि कुल धारा I = I1 + I2 + I3 हो जाएगी। तो यहाँ कुल विभव नहीं ले सकते, यहाँ क्या लेंगे, कुल धारा लेंगे, जो I = I1 + I2 + I3 होगी। इसे समीकरण नंबर
1 दे दें। अब यहाँ सारी वैल्यू वही ओम के नियम से क्या करें, सबमिट कर दें v इज इक्वल टू आई आर से। तो वैल्यू आप पुट कर लें, इसे सोल्व कर लें। साथ साथ इसे सोल्व करके देख लें, रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहां से आई की जो वैल्यू है वो p अपॉन आर आएगी, आई वन इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन हो जाएगा क्योंकि v तो सब में कॉमन है, और आई टू इज इक्वल टू वी अपॉन आर टू, आई थ्री इज इक्वल टू वी अपॉन आर थ्री। सारी वैल्यूज पुट कर दें और सोल्व कर लें। नेक्स्ट वैल्यू तो यहां से v इज इक्वल टू आई आर से रख देते हैं, सोल्व कर लिया। और इसी से भी ने v आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आई वन इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन, आई टू इज इक्वल टू वी अपॉन आर टू, आई थ्री इज इक्वल टू वी अपॉन आर थ्री। तो यहाँ तीनों वैल्यू सारी वैल्यूज पुट करते हैं। याद है वी अपॉन आर समीकरण 1 में रख रहे हैं सारे मान, इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री। सब में से v कॉमन आ जाएगा तो ये v बाहर ले लें, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। v से v कैंसिल हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गए 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। तो इस तरह से जो वैल्यूज है वो सोल्व की जा सकती है। अब इनके रिजल्ट महत्वपूर्ण है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये डेरिवेशन कभी भी नहीं पूछ जाएंगे क्योंकि ये 9th 10th लेवल की बातें हैं, तो आपको 12th में नहीं पूछ जाएगी, 9th 10th लेवल की हैं। और आपको जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से अगर आएंगे तो वो क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल जो है वो महत्वपूर्ण है, उनको जरूर आप करके देखिए। एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, बाकी आपको सोल्व करना आप उससे लेते हैं एक न्यूमेरिकल। इस तरह से दिया गया क्वेश्चन कि ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, यानी कुल प्रतिरोध हमें बताना है। डायग्राम दे रखा है हमें, इस तरह से हमें एक डायग्राम दिया हुआ है। ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु ए हो गया, यहाँ R1 की वैल्यू लिखी हुई है 2, यहाँ R2 की वैल्यू लिखी हुई है 4, R3 की वैल्यू लिखी है 4। इस तरह से दे रखे हैं। इनमें करंट भी दिया जा सकता है और आगे इनको बैटरी से जोड़ा जा सकता है। इतनी वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, इस पे विभवांतर बताओ, इस पे विभवांतर, इस तरह के क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, उनको हम फिर आगे सोल्व करके देखेंगे 2-4 क्वेश्चन को। अभी इसके सामान्य क्वेश्चन सोल्व करते हैं आगे। तो यहां से देखें, अब यहां दिखाई दे रहा है ये अलग लगा है, ये दोनों इसके आगे डायरेक्ट इसका कॉम्बिनेशन इससे है भी नहीं है, इससे भी नहीं है, और देखें तो डायरेक्टली दोनों से है। लेकिन यहाँ इसको इसके साथ सीरीज में नहीं मान सकते हैं क्योंकि यहीं से एक ब्रांच और भी जा रही है इसकी, इसलिए पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे। आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन, अलग से 2 या 3 लगे होंगे। जो अलग कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है पहले उसको सोल्व कर ले। सेम वही है जिसने कैपेसिटर को सोल्व कर रखा है, पिछले चैप्टर जो हमने सोल्व किया था, इससे पीछे वाला चैप्टर ही था। तो जिन्होंने कैपेसिटर को ध्यान से पढ़ लिया होगा तो वह उनको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम उसी तरह की बात है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है दोनों अलग है, नहीं देखे हैं तो पहले आप सीरीज से पढ़ते आएंगे। कोई भी डायरेक्ट मान लो किसी ने सर्च किया वो टॉपिक
और वो डायरेक्टली आप देख रहे हैं, पीछे भी पढ़ रखे हैं तो एक अलग बात है, कहीं से भी किसी भी माध्यम से। लेकिन अगर मान लो नहीं पहले के नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट यहाँ 5वें चैप्टर पहुंचे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। इसीलिए आप कोशिश करें कि डे 1 से जुड़ते जाए और डे 1 से पढ़े। कहीं अब कुछ लोगों को पता नहीं रहता, मैसेज काफी मैसेज आते हैं मेरे पास या यूट्यूब पे इसके कमेंट बॉक्स में कि डे 1 में या डे 2 में या वॉल्यूम की प्रॉब्लम आ रही है। तो वो डे 1 से लेकर डे 15 तक वॉल्यूम मैं बता देता हूँ। उस समय मुझे भी इतना पता नहीं था कैसे रिकॉर्डिंग वगैरह की जाती है। तब ऐसे मैंने माइक वाइक खरीद लिया, कुछ थोड़ी सी व्यवस्था की है, तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम इंप्रूव हो गया है। पहले दिक्कत थी, लगभग 15 क्लासेस में ऐसी समस्याएं थी। तो अगर आप कंटिन्यू साथ साथ देखते रहेंगे, जहाँ वॉल्यूम की कोई दिक्कत रहे भी तो वहाँ थोड़ा आप ईयरफोन का यूज कर ले तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो जो भी देखते हैं वो डे 1 से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कैसे जो है वो टॉपिक आगे से आगे कनेक्टेड है, तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वरना ये समस्या रहती है। काफी लोग मैसेज करते हैं कि हमें ये वीडियो उस पे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए या कहीं और भेज दीजिए, या कहीं ग्रुपों से कुछ के टीचर्स के या कुछ साथ वालों के या विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं कि हमें ये वीडियो लिंक भेज दीजिए। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कब वीडियो अपलोड हुई है, तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप खुद उसे देख सकते हैं। इसीलिए कोशिश ये करें। बाकी फेसबुक के माध्यम से पहले भी मैंने बता रखे हैं, फेसबुक पर पेज बना हुआ है फिजिक्स बाय अनिल सक्करवाल, फिजिक्स बाय अनिल सक्करवाल। इस पे अगर आप देखेंगे तो इस पे आपको डेली की जो भी वीडियो अपलोड की जाती है उसके तुरंत बाद एक लिंक डाल दिया जाता है। तो अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो इस पेज को फॉलो कर ले तो भी आपको पता चल जाएगा। अब आगे इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो यहाँ से ये 4 और 4 ये समांतर क्रम में है, तो क्या होगा, क्या आएगा इसका रिजल्ट 1/r = 1/r2 + 1/r3। तो 1/4 + 1/4 = 2/4 = 1/2 रिवर्स करेंगे देन r = 2 ओम। इसका मतलब इस दोनों का रिजल्ट आ गया 2 ओम। अब आपको दिखाई दे रहा है कि इनकी से एक लगेगा तो वो यहीं लगेगा 2 ओम, तो वो और ये दोनों किस में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत रहती है किसी को शुरू के मान लो प्रैक्टिस करते हैं तो आप नया डायग्राम बना लें, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो नया डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करें, वही जिसको सोल्व नहीं किया उसको तो एज इट इज रखें, R1 एज इट इज है। हमने R2 R3 को सोल्व करके उसका रिजल्ट भी 2 ओम निकाल लिया, जिसको हमने क्या माना है, R मान रखा है। और ये बिंदु B है, ये बिंदु A है। अब तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, तुल्य प्रतिरोध फाइनल रेजिस्टेंस जो वैल्यू निकाले हम उसकी वैल्यू को R' मान ली, क्योंकि R मान लिए हैं। तो R' सीरीज में क्या होता है, R1 + R2, तो R1 + R, तो 2 + 2 = 4। इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं इनके, बाकी और किसी किताबों में आपको मिलते हैं। तो सोल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा सा आप खुद सोल्व करें। हम हर टॉपिक के एक 2 न्यूमेरिकल कर लेंगे, बाकी ज्यादातर आप खुद सोल्व करें। और 1 या 2 हम प्रॉब्लम क्लास लेंगे, उसमें जितने हो पाएंगे उतने सोल्व कर लेंगे। कुछ बच्चों की समस्या रह भी जाती है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है, इनकी कोई लिमिटेशन तो है नहीं कि हम किसी बुक्स में IIT की और नीट की और इनकी बुक्स देखेंगे या रिफ्रेशर्स देखेंगे या अपने RBC CBSE NCERT इनकी बुक्स को देखेंगे तो इतने न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं कि एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ही चाहे 50 दिन हम करते रहे, खत्म नहीं होंगे। इसलिए कोशिश ये करें, हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड सिलेबस चल रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड के अकॉर्डिंग जो इस न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं या परीक्षा में आते हैं उनको ज्यादातर डिस्कस कर लेते हैं। फिर भी किसी प्रॉब्लम्स और क्वेरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें। प्रॉब्लम क्लास जैसे हमने चैप्टर 1 की एक ही ली थी, तो कुछ बच्चों की शायद रह भी गई, मेरे पास कमेंट आए थे। और अब चैप्टर 2 की देखेंगे, अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो 2 क्लासेस ले लेंगे हम चैप्टर 2 की प्रॉब्लम क्लासेस, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगी। इसीलिए कोशिश करें थोड़ा सा कुछ सोल्व करने की, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो उसका समाधान करेंगे जितना भी हो सकेगा। बाई चांस कुछ रह भी जाए तो उसको आप इग्नोर करें और खुद थोड़ा सा रिवाइज करें। धन्यवाद।